देखिए, हाल ही में ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया, पहले 25% का, उसके बाद ये कहा कि अब तुम रूस से तेल ले रहे हो तो 25% टैरिफ और, यानी कि कुल मिलाकर 50% टैरिफ भारत पर लगाया गया है ट्रंप की ओर से। लेकिन ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं? इसके अलावा एक और मुद्दा भी ये है कि वांग यी, जो कि चीन के विदेश मंत्री हैं, वो भारत आए हैं। उनके भारत आने के क्या मायने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट के लिए चीन जाने वाले हैं, उसके क्या मायने हैं, ये भी हम यहाँ पर समझेंगे। और इस वक्त जेएनयू की प्रोफेसर हमारे साथ हैं, डॉक्टर अंशु जोशी जी, जो कि वहाँ की इंटरनेशनल अफेयर्स स्कूल में प्रोफेसर हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशु जी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, जो ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, दबाव की क्या राजनीति बनाने की कोशिश है, भारत से वो क्या चाहते हैं? ट्रंप, मुझे लगता है कि खुद अपने आप से ये प्रश्न करते होंगे कि मैं भारत से क्या चाहता हूँ। हाँ। अपने पिछले कार्यकाल में जब वे राष्ट्रपति बने थे तो भारत के साथ उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस के एक नए अध्याय की शुरुआत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोटेरा स्टेडियम में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल, और ट्रंप का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसे आज तक हम याद करते हैं। वहीं जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर गए तो जिस प्रकार का स्वागत हुआ और जिस तरह के रिश्ते दोनों देशों के बीच में कायम हुए, आज तक अमेरिका ने किसी दूसरे देश को अपने सिग्नल इंटेलिजेंस, जिसे कि सिगिंट कहा जाता है, का एक्सेस नहीं दिया था। लेकिन भारत के साथ पहली बार सिगिंट को लेकर के समझौता हुआ। रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस अमेरिका ने भारत को दिया। और इसके अलावा कॉमकासा, बेका, लेमुआ, ये तमाम बहुत महत्वपूर्ण सेंसिटिव समझौते हैं जो इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर के और टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर के हैं, जो भारत और अमेरिका के बीच में तब हुए जब ट्रंप राष्ट्रपति थे। और इसके साथ ही काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर भी ट्रंप के पिछले कार्यकाल में दोनों ही देशों ने बहुत बड़ी छलांग लगाई और ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेरर को नए स्वर दिए। हाँ। वहीं हम देखते हैं कि दोनों देशों ने बायलैटरली भी कैसे डिफेंस कोलैबोरेशन को, ट्रेड रिलेशंस को, अपने और जो दूसरे सामरिक महत्व के जो दूसरे एरियाज हैं उनको कैसे मजबूत किया जाए। और मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे आप देखिए, क्वाड को देखिए, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, इसको ट्रंप के कार्यकाल में बहुत मजबूती मिली। हाँ। भारत इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य देश के रूप में उभरा। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, भारत है, और इनकी यदि आप देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्टेबल, पीसफुल और इन्फ्लुएंस फ्री बनाए रखने में रही है। लेकिन अब जिस तरह से अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप लगातार भारत के साथ एक कड़ा रुख अपना रहे हैं, रिश्तों को नकारात्मक पिच पर लेकर के जा रहे हैं, तो पूरा विश्व इससे स्तब्ध है, इंक्लूडिंग भारत और अमेरिका के लोग भी, मुझे लगता है, क्योंकि हमारे पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत अच्छे हैं अमेरिका के साथ। और हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ा सुदृढ़ डायस्पोरा जो है भारतीयों का, वो इस वक्त अमेरिका में रह रहा है। और मुझे लगता है कि ट्रंप बीते दिनों जब थोड़ा भारत के प्रति उन्होंने स्टेटमेंट्स देने शुरू हुए, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, हाँ, और ट्रंप ने जब ये सीज फायर अनाउंसमेंट को लेकर के बार बार अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स दिए, जिसे भारतीय ऑफिशियल्स ने या भारत सरकार ने इसे मान्य नहीं किया। हाँ। और आखिरकार इस बात को कहा भी गया भारत सरकार के हवाले से कि ट्रंप से हमारे प्रधानमंत्री की बातचीत इस पूरे समय में, तब जबकि हमारे ऊपर हमला हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद तक, हाँ, कोई वार्तालाप ट्रंप के साथ या ट्रंप के किसी ऑफिशियल के साथ हमारे प्रधानमंत्री का नहीं हुआ है। इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया। तो मुझे लगता है कुछ तो इस बात से बौखला है, क्योंकि उस समय ट्रंप अपनी छवि को एक विश्व नेता, जननायक की छवि बनाने में जुटे हुए थे। दूसरा, मुझे लगता है कि पश्चिम एशिया के हवाले से जो उन्होंने कुछ देखा, हाँ, और जिस तरह से एक ईरान के साथ में जिस तरह से अमेरिका का भी एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसके बाद पाकिस्तान को साध के रखना उनकी मजबूरी भी थी। उसका कारण ये है कि एक तो पाकिस्तान ईरान का अलाय है, दूसरा पाकिस्तान में चाइना की जिस तरह से प्रेजेंस है, और फिर अमेरिका, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, बलूचिस्तान की एक सीमा सीधे सीधे आप देखिए ईरान से मिलती है। तो ट्रंप को ये लग रहा होगा कि कहीं चीन पाकिस्तान के माध्यम से कोई रसद या किसी प्रकार का इक्विपमेंट या सहायता, हाँ, ईरान को ना पहुंचा दे, हाँ, या पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व ना हो जाए, या ईरान ही कहीं पाकिस्तानी सरजमीन का उपयोग ना कर ले, हाँ, अपने किसी फायदे के, हाँ, लिए। तो उन्होंने मुनीर को लंच पर बुलाया, हाँ, और वहां से फिर वो लगातार पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को और बेहतर बनाने की दिशा में स्टेटमेंट्स देते चले जा रहे हैं। इस हद तक कि पाकिस्तान के साथ हमारे इतने अच्छे ट्रेड रिलेशंस होने वाले हैं कि जो ऑयल एंड गैस है वो पाकिस्तान आगे चलकर भारत को सप्लाई करेगा। फिर
भारत की इकोनॉमी को वो डेड इकोनॉमी कह रहे हैं। मतलब आप पहले 25% टैरिफ तो लगा रहे हैं भारत के ऊपर, उसके बाद आप भारत की उस इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं जो विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जो आज चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, जीडीपी ग्रोथ जिसकी 6.4% है, और ये ट्रंप कह रहे हैं जिनके जीडीपी ग्रोथ 2.8% है। तो इस प्रकार के जो लगातार स्टेटमेंट्स आए, लगातार जिस तरह से हमने एक बिटरनेस देखी अब ट्रंप में, तो ये दिखाई पड़ रहा है कि थोड़ा भारत के प्रति रिवेंजफुल होकर के ट्रंप एक्शंस ले रहे हैं और अपनी हर एक्शन के लिए कोई ना कोई एक वाजिब कारण देने का वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो पैराडॉक्सेस कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एडिशनल 25% टैरिफ की उन्होंने घोषणा की तो उन्होंने कहा कि भारत पर और ब्राजील पर ये अतिरिक्त टैरिफ मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि ये देश पुतिन से ऑयल एंड गैस लेकर के उनकी इकोनॉमी को हेल्प करते हैं और इनडायरेक्टली वॉर में रशिया की हेल्प कर रहे हैं। तो आपको भाई चीन पर और तुर्की पर भी लगाना चाहिए था। चीन पर बीते दिनों उन्होंने बहुत हाई टैरिफ्स लगाए थे, लेकिन चीन से जिस तरह का मुंह तोड़ जवाब मिला। और युद्ध की बात है तो वो भी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से, वो भी युद्ध की आग में तो झोंके ही हुए हैं खुद को। चीन तो सीधे सीधे सपोर्ट कर रहा है क्योंकि चीन सीधे रशिया का अलाई है और मिलिट्रल अलाई है और सीधे सीधे हमेशा खड़े होता है हर जगह। तो ट्रंप जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। कल ज़ेलेंस्की से कह रहे हैं कि मैंने 6 युद्धों को सीज करवाया है, रुकवाया है, लेकिन सीज फायर शब्द का मैंने कहीं प्रयोग नहीं किया। जबकि भारत और पाकिस्तान के डी एस्केलेशन को सीज फायर उन्होंने ही कहा था, ये स्टेटमेंट उन्हीं से आया था। तो कह के पीछे हट जाना, बातों से पलट जाना, बातें बदल देना, ये ट्रंप लगातार कर रहे हैं और मुझे लगता है इससे उनकी ही छवि धूमिल हो रही है। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनको शोभा नहीं देता इस तरह से, पर इस तरह से जो कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ तो उनके अपने आंतरिक चुनौतियां, कुछ एक वैश्विक स्तर पर अपनी छवि को और आगे ले जाने की जो उनकी उत्कंठा है, उनकी जो इच्छा है, और जो नोबेल पाना चाह रहे हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। और इसके अलावा फिर जिस तरह से देख रहे हैं कि लगातार भारत जैसे जो देश हैं वो इमर्जिंग इकोनॉमी से अब एक महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से अग्रसर है, ये भी एक कारण है। डॉक्टर अंशु, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारत पे अगर जैसे टैरिफ 50% तो अब उसने कर ही दिया है अमेरिका ने, तो क्या जो भारतीय व्यापारी हैं उनको अब एक नया मार्केट ढूंढना पड़ेगा खुद के लिए? और वहाँ पे तो कंज्यूमर्स, अब हमारा सामान जो 100 रुपये में मिल रहा होगा अब वो 150 रुपये में मिलेगा तो नहीं खरीदने वाले। ट्रंप ने इस बात को सोचा ही नहीं कि जो टैरिफ लग रहा है वो उन पर भी असर करेगा, द्वारा उन पर ही असर करेगा, क्योंकि भारत के द्वारा अमेरिका को भेजे जाने वाले सामान पर ये लगेगा। इससे जो वहाँ मिलने वाला ये तमाम जो उत्पाद है जो हम अमेरिका को भेज रहे हैं वो बहुत एक्सपोनेंशियली महंगे हो जाएंगे। अमेरिका की जनता को इसका ब्रंट उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि हमारे ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा, असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा, लेकिन उसका बहुत बड़ा ऐसा कोई हमारे ऊपर कोई ग्रह गिरने वाला है जैसी स्थिति नहीं है। और भारत वो देश रहा है जिसने आपदा में भी अवसर ढूंढा है। कोविड-19 का आप वो काला टाइम याद कीजिए, जब तमाम दुनिया के सारे देश इससे जूझ रहे थे। हमने ऐसे समय भी न सिर्फ अपने यहाँ वैक्सीन बनाए, 150 से भी ज़्यादा देशों को हमने वैक्सीन भेजकर वैक्सीन डिप्लोमेसी और वैक्सीन मैत्री की शुरुआत की। एक नया हमने अपने आप में कंसेप्ट रच दिया। तो अभी भी जो स्थिति है, इसके बाद भारत, मुझे लगता है कि एक तो टैरिफ रैशनलाइजेशन, इसके बाद मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, और हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो काफ़ी मजबूत है। बड़ा मार्केट हमारे खुद के भी पास है और अपने आत्मनिर्भरता की शक्ति के साथ भारत आगे बढ़ेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं शिवानी जी कि मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे ऑफिशियल सेंस कर रहे थे इस बात को। अभी जो 5 देशों की यात्राएं हमारे प्रधानमंत्री ने की है, आप देखिए घाना, अर्जेंटीना और ब्राजील से क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को लेकर के बड़े समझौते हुए हैं। तो हम हमारे जो सहयोगी हैं उनका दायरा बढ़ा रहे हैं ताकि हमारी डिपेंडेंसी अमेरिका जैसे देश पर ना रहे। ये मैंने अमेरिका के लिहाज से आपसे समझा जो टैरिफ उन्होंने लगाया। अब बहुत बड़ा जो चेंज अभी यहाँ पर है, 2020 के बाद जो गलवान घाटी में झड़प हुई, उसके बाद चीन से हमारे संबंध थोड़े से डगमगाए थे, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वांग ही इस वक्त भारत में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात है। इसके अलावा कल एस जयशंकर के साथ मुलाकात उनकी हुई। तो जैसे आपने कहा, रेयर अर्थ मेटल्स भी हमने उनसे बोला है, हमें फर्टिलाइजर्स, रेयर अर्थ मेटल्स आपसे चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा जो हैवी मशीनरी है टनल वगैरह बनाने के लिए, वो भी मैं सबसे पहले ये समझना चाहूँगी, वांग ही इस टाइम पे भारत आए हैं, क्या मतलब है इसका? जब ट्रंप उधर लगे हुए हैं, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इस टाइम पे वो भारत आ रहे हैं, हम पे टैरिफ लगे हुए हैं, क्या मतलब है इसका? कितना मोमेंटम आप देखिए अभी वैश्विक राजनीति में बना हुआ है। अभी अलास्का में मीटिंग हुई पुतिन और ट्रंप के बीच, कल बात हुई ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच। इसके पहले हमारे रक्षा मंत्री SCO के समिट में भाग लेने के लिए गए हुए थे। अभी आप देखिए हमारे विदेश मंत्री ने भी यात्रा की है। अब
चीन के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं और इसके बाद एससीओ के समिट में भाग लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जाने वाले हैं चीन। और चीन का उदाहरण मैं हमेशा जब भी बच्चों को कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस समझाती हूँ अपनी कक्षा में तो देती हूँ कि ये जो वैश्विक राजनीति है इतनी जटिल है, इसमें कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस और मल्टीपोलैरिटी आर द टू कीवर्ड्स। तो मल्टीपोलैरिटी हम सभी जानते हैं शक्ति के बहुध्रुव हैं आज, लेकिन कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस क्या है? अपने नेशनल इंटरेस्ट्स के लिए बायलैटरली और मल्टीलैटरली इंगेज और डिसंगेज होना। तो भारत और चीन का उदाहरण हम देख सकते हैं कि हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं, लेकिन चीन अभी भी हमारा बहुत बड़ा सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर है। तो भारत और चीन के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो यथावत हम देख रहे हैं कि चलते आ रहे हैं। और चीन को भी ये समझ में आ रहा है कि जिस तरह से परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं। आप ये देखिए शिवानी जी कि अमेरिका अब जाकर के बैठ रहा है पाकिस्तान में, मुनीर जाके लंच कर रहे हैं ट्रंप के साथ। तो क्या चीन की धड़कन नहीं बढ़ी होगी? क्योंकि चीन ने कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रखा है। हालांकि हम उसे डेट ट्रैप कहते हैं, ग्वादर में चीन की प्रेजेंस है, चीन बैठा हुआ है वहां जाके। लेकिन यदि अमेरिका की प्रेजेंस पाकिस्तान में बढ़ती है तो इस बात की भी संभावना है कि चीन को पीछे हटना पड़ेगा। और चीन यदि यहाँ से पीछे हटता है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी यहाँ की एशिया की जो रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं और यहाँ के जो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उन पर पड़ेगा। तो अब चीन को भी दिख रहा है कि यहाँ ट्रंप से जो टैरिफ लगे हैं भारत पे, तो भारत भी ढूंढ रहा है अब दोबारा अपने जो ऐसे इस प्रकार के रिश्ते। और भारत और रशिया के रिश्तों को चीन बहुत अच्छे से समझता है और चीन भी रशिया का एक नेचुरल अलाई है। तो यहाँ पर अब एक ऐसा ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई पड़ता है जहाँ पर रशिया इज द कॉमन एलिमेंट, दैट कॉमन कंट्री थ्रू विच भारत और चीन अपने रिश्तों को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। हालांकि शिवानी जी यहाँ एक स्टार मार्क है। मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा समझाती हूँ कि चीन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन अभी की जो परिस्थितियां हैं उसमें थोड़े कदम साथ लेकर चलना पड़ेगा, कैलकुलेटिव स्टेप्स लेकर के हम साथ में आगे बढ़ सकते हैं। और कल की जो चर्चा रही है, चीन के विदेश मंत्री आए हैं, कल बायलैटरल टॉक्स हुई हैं, वो बहुत सफल रही हैं। और अक्टूबर 2024 में जो कजान टॉक्स हुई थी भारत उसके बाद पहली बार उसके बाद तो रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स उसके बाद से हुए भी हैं। क्योंकि ये जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे जहां से पीछे हटने की बात थी, वहां से हमने भी अपने पेट्रोलिंग ट्रूप्स पीछे लिए और चीन ने भी अपने पेट्रोलिंग ट्रूप्स को पीछे लिया है। तो इससे अमेरिका की धड़कन डेप्सांग और डेमचोक से इससे अमेरिका की धड़कन बड़ी होगी क्योंकि अब रूस उधर है और रूस की दोस्ती अच्छी चीन से भी है, भारत से भी है। वैश्विक राजनीति के यदि आप इतिहास को देखें तो प्रथम विश्व युद्ध से यदि मैं जाऊं, 1-2 मिनट का समय लूंगी समझाने के लिए, ताकि दर्शकों को ना पूरा फिर एक बैकग्राउंड मिलेगा, उन्हें समझ में आएगा कि आज जो ये राइवलरीज है वो क्यों है। प्रथम विश्व युद्ध में आप देखिए उस समय रशिया और अमेरिका एक ही साइड पे लड़े थे। They were on the same side. रशिया पहले बाहर हो गया था, हालांकि मतलब समय सेम नहीं था क्योंकि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था, फिर अमेरिका की एंट्री हुई थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो अमेरिका और यूएसएसआर एक ही साइड पर थे। लेकिन इसके बाद हमने देखा एक तरफ यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई, जितने भी लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, एशिया के जो देश थे, जो कॉलोनीज थे, वो आज़ाद हुए। शक्ति की थोड़ी नई परिभाषाएं सामने आने लगी। यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से अलग अलग जो है SDGs को सेट करने की बात हुई। इसके साथ साथ शीत युद्ध भी शुरू हो गया। अब शीत युद्ध चला, 90 के दशक में हम देखते हैं सबसे बड़ा परिवर्तन वैश्विक राजनीति में हुआ जब ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट, कंप्यूटर्स और ओपन इकोनॉमी ने विशेषकर एशियाई देशों के दरवाजों पर दस्तक दी। यहाँ भारत, चीन, साउथ कोरिया जैसे देशों ने अपने मार्केट के पोटेंशियल को पहचाना और वो इमर्जिंग इकोनॉमीज के रूप में तेजी से आगे बढ़े। यहीं से चीन ने आगे बढ़कर अपने प्रोडक्शन की शक्ति को पहचानकर, मार्केट की शक्ति को पहचानकर अमेरिका जैसे देश को चैलेंज करना शुरू किया। और यहाँ से हम अमेरिका और चीन की एक राइवलरी कहें, कंपटीशन कहें, उसको हम बहुत मतलब फियर्स रूप में हम देखते हैं। और इसके बाद हमने देखा लगातार दशकों से हमने देखा भारत और चीन के बीच के जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स रहे हैं, इसकी वजह से भारत और चीन के एक जैसे एम्बिशंस होते हुए, हमारे कल्चरल सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स होते हुए भी हम सहयोगी के रूप में आगे नहीं बढ़ पाए। तो यही कारण है कि हमने अपने सहयोगी बाहर तलाशे। आप एक सिचुएशन, एक कल्पना करके देखिए कि यदि भारत और चीन सबसे अच्छे सहयोगी देश होते तो आज ये दोनों देश मिलकर के वैश्विक राजनीति में सबसे शक्तिवान देशों के रूप में हमें खड़े हुए दिखाई पड़ते। तो भारत के साथ दुश्मनी करके चीन का भी बहुत नुकसान पर चाइना के साथ हमेशा से एक भरोसे वाला फैक्टर रहा है। आप नहीं यकीन कर सकते उन पे, दोस्ती का हाथ आप आगे बढ़ा, हो सकता है वो अपनी मुट्ठी पीछे कर लें। ये क्यों होता है? चीन का ऐसा नेचर क्यों रहा है? चीन एक देश के रूप में इसी प्रकार का देश है, कम्युनिस्ट देश है। हम देखें
और हमेशा एक अपनी स्थितियों पर, अपने आप पर, अपनी नीतियों पर पर्दा डाल के चलने वाला देश है। और चीन को आप यदि देश के रूप में उसके स्वभाव को देखेंगे तो चीन हमेशा कहता कुछ है और करता कुछ है। जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए जा रहे थे तभी चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसीलिए चीन जैसे देश पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। और हमारे आसपास के देश भी चीन पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि चाहे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स डिप्लोमेसी आप देखिए चीन की, डेड डिप्लोमेसी के माध्यम से चीन ने जितने हमारे आसपास के जो देश हैं, श्रीलंका है, फिर आप भूटान की ओर देखिए, हालांकि भूटान हमारा हमेशा से अलाई रहा है, नेपाल है, पाकिस्तान है, तो तमाम यहाँ पर जाकर के चीन अपनी बेसिस बना करके बैठ गया है भारत को घेरने के लिए। और पर लेकिन इन देशों पर फिर जिस तरह से उसने अपने कर्ज का शिकंजा कसा और फिर बदले में ये तमाम जगहों पर कब्जा जमाया है, तो ये देश भी अब कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि चीन किस तरह से डेड डिप्लोमेसी को अंजाम देता है। और यही कारण है कि चीन की वैश्विक स्तर पर जो छवि है वो एक बहुत अच्छे सहयोगी देश के रूप में या पीसफुल एक देश के रूप में नहीं है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार जिस तरह से अपनी स्थिति को असर्ट करता रहता है चीन, और जिस तरह से एक वैश्विक राजनीति के पटल पर भी एक हेजेमोनिक पावर बनना चाहता है चीन, वही अमेरिका भी चाहता है। इसीलिए दोनों के बीच की जो शत्रुता है वो है, लेकिन चीन की ओर जब हम देखते हैं तो वो भरोसे वाला फैक्टर जो है वो माइनस हो जाता है। हाँ, अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होगी तो जाएंगे प्रधानमंत्री वहाँ पर। इसको क्या बहुत आक्रामक तरीके से ट्रंप ले सकते हैं? नाराजगी देखने को मिल सकती कि क्योंकि बढ़ती अब दोस्ती यहाँ बढ़ रही है चीन और भारत की। अभी तक अमेरिका इस बात से निश्चिंत था कि चलो इतना ज़्यादा दोस्ती इनकी नहीं, आपस में तालमेल बहुत अच्छा नहीं है, इसका असर ट्रंप पे क्या पड़ेगा? वो टैरिफ तो ऑलरेडी लगा रखा है, तो उससे नाराजगी से कहीं और ना लगा दें। ऐसे ही हो सकते हैं कि सन की दिमाग के कहे जाते हैं, ट्रंप कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, एक बिंदु में चर्चा में आपने बहुत अच्छा बिंदु जोड़ा है चर्चा में। बीते दिनों जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ है ब्राजील में, इसमें जिस तरह से तमाम सदस्य देशों ने अपनी सॉलिडारिटी दिखाई है, और ब्रिक्स को पहले एक कंसेप्ट के रूप में वीक समझा जाता था, लेकिन धीरे धीरे बहुत सशक्त प्लेटफॉर्म बना है। और जिस तरह से डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया में ब्रिक्स आगे बढ़ा है, और इसमें अब मैं भारत की भूमिका बता दूं, अपने यूपीआई के माध्यम से भारत ने जिस तरह से वैश्विक बाजारों को जीता है, उनका दिल जीता है, देशों का दिल जीता है। यूपीआई पे बहुत भरोसा करते हैं दूसरे देश। तो कहीं ना कहीं ट्रंप को एक खतरा नजर आता है जो डॉलराइज्ड इकोनॉमी है विश्व की, उसके ऊपर। ये भी एक कारण था कि ट्रंप ने हम पर टैरिफ लगाया। तो अब जो आप एससीओ के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है ट्रंप के मिजाज का हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वहां तो रशिया भी होगा। तो फिर पुतिन से जाकर के ट्रंप क्या कहेंगे कि आपने एससीओ में शिरकत की, तो अब मैं आपके साथ कोई ट्रायलेटरल टॉक नहीं करूंगा। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ट्रंप जो कह रहे हैं और कर रहे हैं और जो कारण दे रहे हैं उसमें एक विरोधाभास है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब पावर क्षेत्र बन चुका है इस वक्त भारत। अब अमेरिका का भी ध्यान है, दबाव बनाकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। उधर चीन भी सोच रहा है यार एक मार्केट हमारा जो अभी तक थोड़ा सा लिमिटेड था उसको खोलना चाहिए। अब भारत भी शायद यही सोच रहा है कि उस मार्केट को थोड़ा सा और खोलना चाहिए ताकि और विकल्प मिले, इसीलिए दोनों एक साथ आए। तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस वक्त हो चुका है भारत, ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आगे कितनी हेल्प करेगा ये भारत को? भारत इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी पावर से हाउस बढ़ती कह सकते हैं अर्थव्यवस्था है। हमारे पास, हम सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है। हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट है शिवानी जी। फिर हम देखें तो हमारा मार्केट डाइवर्सिफाइड है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हमारे पास वो जज्बा है जिसके साथ हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हम मेक इन इंडिया की बात भी करते हैं और हम अपने सहयोगी देशों के साथ, लाइक माइंडेड नेशंस के साथ में कोलैबोरेट भी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो और फिर जिस तरह की बात हम करते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो इसमें विन विन सिचुएशन की हम बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर भारत की इन नीतियों की वजह से और जिस तरह से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है उसको देखते हुए, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, कोविड का जिस प्रकार का समय था उसके बाद भारत ने जिस तरह की ग्रोथ दर्ज कराई है, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारत आगे बढ़ रहा है। और यही कारण है कि दूसरे देश जो है वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। मल्टीलेटरली भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। डॉक्टर अंशु, इससे निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि दबाव की स्थिति में तो किसी भी तरीके से भारत नहीं है, और बहुत अच्छे से फॉरेन पॉलिसी के जरिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जरिए भारत ने ट्रंप को भी जवाब दिया है, अमेरिका को भी जवाब दिया, और चीन के साथ भी अब वो तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि भारत सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ रहा है। बहुत शुक्रिया, आप आई, अपना वक्त हमें दिया डॉक्टर अंशु, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है बहुत सारे सवाल होंगे दर्शकों के, क्योंकि इतनी ज़्यादा इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रही है, वो भी तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते होंगे, तो वो आज उनको मिल गए होंगे। कोई भी अगर ऐसा सवाल है आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए अपना कमेंट भी हमें बताइएगा, और भारत का किस भूमिका में इस वक्त आप भारत को देख रहे हैं विश्व स्तर पर, वो भी ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद शिवानी जी। धन्यवाद।